सियासी जमातें मज़हब का नाम लेकर सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग में आप रह चुके हैं, बाद में समाजवादी में आपने काम किया है, तो आपका एमआईएम में आना क्या मकसद था? असद साहब मेरे घर पर आए, मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको जो है तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादी ये काम करना पड़ेगा, ये हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी की और राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो मेरा बोलना यह है कि उनका बताया हुआ रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है। आज जो मजहबी जमात हुकूमत कर रही है, वहाँ पर मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके हुकूमत करने में आप जैसी सोच रखने वालों भी शामिल है। दलित जो है तो हम दलित है, वो दलित के नाम पे उनकी सियासत कर रहा, उनके लीडरों के पीछे चल रहे, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता। हम मुसलमान, अगर हम मुसलमान लीडर के चलते हमको तुरंत बोल देते कि भाई तुम। आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारा मुल्क भारत में जो जमातें मज़हब का नाम लेकर सियासत कर रही है, वो जमातों का आज बोलबाला है। और सेकुलर जमातें जो अपने आप को सेकुलर कहती है, चूँकि हमारा भारत सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर जमातें जिन्होंने अभी तक हिंदुस्तान पर, हमारे भारत पर हुकूमत की है, उनके पास इन पार्टियों का जवाब देने के लिए कोई माकूल जवाब नहीं है, और यही सियासत मुल्क में जारी है। और ये ऊपर से लेकर नीचे तक इस सियासत का कितना असर है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है औरंगाबाद शहर के सीनियर कारपोरेटर जनाब अयूब जागीरदार साहब, जिनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सियासत में गुजरी है और आज वो एमआईएम के कारपोरेटर है। सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि जिस तरह सियासी जमातें मज़हब का नाम लेकर सियासत कर रही है, उनका मुस्तकबिल आप किस तरह देखते हैं आगे? नहीं साहब, उनका मुस्तकबिल तो आगे चल के ख़राबी होने वाला है, क्योंकि ये जो ऐसे मज़हब का नाम लेकर सियासत करते हैं, ये लोग ज़्यादा देर तक नहीं चलते, और जो हमेशा के लिए होते हैं सेकुलर जो है जहन के सबको साथ में लेकर चलने वाली जमातें, ये जो है तो सालों साल चलती है। और ऐसे ये जो नई ये जमातें जो मज़हब के नाम के ऊपर सियासत करते हैं, कुछ दिनों तक होता है, बाद में लोगों को समझ में आ जाता तो लोग उनसे किनारा कशी कर लेते। जब तक लोगों के समझ में आ जाएगा, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, खुसूसन सेकुलरिज्म जो हम अपने मुल्क को अपन सेकुलर रखना चाहते हैं उसका। नहीं साहब, देखो, ये जो सेकुलर अपन मुल्क को रखना चाहते हैं, लेकिन ये कोई आज से नहीं है। ये जब तक के इस मुल्क के अंदर आरएसएस का जो बोलबाला है, जो इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं, और इन्होंने जो बीज बोया था आरएसएस ने, वो आज उसको एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसके फल आज उनको वो मिल रहे। तो जब तक ये लोग आरएसएस, ये ऑफिसर्स और ये लीडर्स जो आरएसएस से निकल कर बाहर आ रहे, इनका जहन ऐसा है और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है तो सेकुलरिज्म की तरफ ना जाए, बल्कि एक जातिवाद की तरफ जाए, और क्रिमिनल माइंड उनका बनाते चल जा रही है नौजवानों का। नौजवान कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं, किसी भी समाज के हो। सर, आप पहले चूँकि मुस्लिम लीग में आप रह चुके हैं, बाद में समाजवादी में आपने काम किया है, तो आपका एमआईएम में आना क्या मकसद था? नहीं साहब, मकसद ये है कि इसे थोड़ा मैं सियासत से हट के बात करूँगा कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मेरा जहन ये काम करता कि मैं पहले मुसलमान हूँ, बाद में हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद में लीडर हूँ। मेरा मतलब यह है कि जैसे मैंने मुस्लिम लीग से शुरू किया तो गुलाम महमूद बनात वाला, उस टाइम में जो है तो इतना मीडिया इतना फास्ट नहीं था, और इतना जो है तो वहाँ पे ये नहीं था। कभी कभी टीवी के अंदर कुछ चीज़ देखने को मिल जाती थी, नहीं तो तकरीरें जो टेप होती थी वो देखने को मिलती थी। तो गुलाम महमूद बनात वाला की जो है तो तकरीरें सुनकर एक जोश पैदा हुआ कि भाई मुसलमानों के लिए हमको भी, इतना बड़ा आदमी है जो अब दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा है, तो इसके साथ हमको देना चाहिए। और मैंने मुस्लिम लीग के दामन को थामा, और उसके बाद में जो है तो गुलाम महमूद बनात वाला के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। सारे फिसाद आपने यहाँ तक कि मैं मुरादाबाद तक गया, यहाँ पर भी बनात वाला साहब आए, यहाँ पर जब फिसाद हुआ 88 का तब आए, 92 का फिसाद हुआ तब आए। वो एक आदमी ऐसा था कि उसने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी थी बनात वाला ने। उसको ना कोई औलाद थी ना कुछ, सिर्फ एक ही धुन थी कि मुसलमानों के लिए मैं क्या करूं, और इनको कब तक पसमानदगी से उठाकर इनको जो है एक एहसास से बरतरी में लेकर आऊं। ये उनका था, इसलिए हमने उनके ख्यालात से मुतासिर होकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, और अल्लाह ताला ने पहली मरतबा खड़ा हुआ और मेरे को कामयाब किए। नहीं, दूसरी बात कि उसके बाद मैंने
अबू आसिफ उनके इंतकाल के बाद अब मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी से मेरे को पहले से ही घिन थी कि ये लोग जो है तो खाली काम के लिए मुसलमानों को यूज़ करते और बाद में जो है तो इनको निकाल के फेंक देते। जैसा कि एक मिसाल है कि जब दूल्हा किसी बारात में चलता है तो दूल्हा जो है तो दूल्हे के आगे बैंड बाजे वाले चलते और दूल्हा उसके पीछे पीछे घोड़े के ऊपर चलता, लेकिन जैसे ही मंडप पर शामियाना नज़दीक आ जाता है तो वो आजू बाजू के लोग जो बैंड बाजे वाले बेहतरीन ड्रेसों में रहते ये रहते, वो हमारे मुसलमान की मिसाल है कि हमको फिर जैसे ही शामियाना नज़दीक आता है हम लोगों को बाजू कर देते और दूल्हा जाकर जो है तो स्टेज के ऊपर कुर्सी पे विराजमान हो जाता है और हमको बाजू कर देते। अब तुम्हारा काम यहाँ तक ही था, अब आप जो है तो बाहर खड़े होइए। तो ये हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये लोगों में देखा, इसके लिए जो है तो मैंने समाजवादी में अबू आसिम भी एक सेकुलर जहन का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, कौम की खिदमत का जज्बा है। लेकिन कुछ दिन तक मैंने उनके साथ में काम किया, लेकिन जैसे वो एक महदूद है, एक समाजवादी पार्टी जो है तो बम्बई की हद तक ही है, बाहर उसका इतना असर रसूख नहीं है। उसके बाद में फिर असद साहब महाराष्ट्र की हद तक बम्बई में था, महाराष्ट्र की हद तक बम्बई में उनका असर रसूख है। तो मैं देखा कि भाई इसमें रहकर अपने कोई फायदा नहीं। तीसरी बात, जब यहाँ पर हम इसके एमएलए के इलेक्शन होने जा रहे थे 2014 में, तो वो टाइम के ऊपर जो है तो मैं खामोश बैठा था, मैं किसी भी पार्टी का काम नहीं कर रहा था। यहाँ से राष्ट्रवादी के मोतीवाला फैमिली से बच्चा खड़ा था, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब खड़े थे और अतुल सावे साहब खड़े थे और भी लोग खड़े थे। बहुत मेरे पास है, मतलब मैं किसी का काम नहीं करूँगा, मैं खामोश बैठ जाऊँगा, ज़रूरत नहीं मेरे को काम करने की। लेकिन चूँकि असद साहब मेरे घर पर आए, मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको जो है तो डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ये काम करना पड़ेगा, ये हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इतना बड़ा आदमी है जो पूरे हिंदुस्तान की खाक शांति फिर रहा है और ये भी वही काम कर रहे हैं जो बनात वाला साहब ने किए थे। बस ये बात को देख के मुतासिर हुए और हमने एमआईएम को ज्वाइन किया। और एक मेरा अपने हद तक बता रहा हूँ साहब, इससे कोई सियासत या पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता कि मैंने जो है तो कायद एक दिल में ये सोचा था कि अगर कायद किसी को मानूंगा तो मुसलमान को मानूंगा, अपने वालों को, कि लोग बता दे कि हमको हमारे कायद के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो अगर मेरा बनात वाला का रास्ता भी जाता है कि वो भी अदबी अल्लाह वाली थे, उन्होंने कौम की खिदमत की, उनको बताया हुआ रास्ता भी मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और जन्नत में जाएगा। अबू आसिम भी मुसलमान ने कलमे का शरीक है, उनका रास्ता भी जन्नत की तरफ जाएगा। यह असदुद्दीन अवैसी साहब है, इनका भी रास्ता जो है तो मुसलमान है, कभी ना कभी तो जन्नत की तरफ इनका रास्ता जाएगा। लेकिन जो सेकुलर जमात के जो यहाँ के लीडर है, जैसे कि शरद पवार है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, लोग कहते हैं, मैंने मुसलमानों को ये कहते हुए सुना है कि हमको सोनिया गांधी की और राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो मेरा बोलना यह है कि उनका बताया हुआ रास्ता जहन्नुम की तरफ जाता है और मैं उस रास्ते पे चलना नहीं चाहता। आप सियासत को और मज़हब को एक जगह कर रहे हैं। इससे पहले भी 70 साल आज़ादी के बाद भी हम तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग कांग्रेस और ऐसी जमातों के साथ थे और जो कहीं ना कहीं हमको उसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन आज जो मजहबी जमात हुकूमत कर रही है वहाँ पर मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके हुकूमत करने में आप जैसी सोच रखने वालों भी शामिल है कि नहीं? नहीं, हम शामिल नहीं हैं, लेकिन हम कब तक ये लोग जो है तो हमारे को खाली यूज़ करते, हमको वापरते और बड़ी बाजों में हटाए थे। मैंने जैसी आपको मिसाल दी अभी दूल्हे की, ऐसा ही हमसे काम लिया। आज तक रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप क्या मुसलमानों को क्या करें, खाली एजाज़ी ओहदे देते हैं कि भाई यहाँ के महाराष्ट्र के सदर या औरंगाबाद के सदर, कभी MLC कोई मुसलमान को दिए क्या? या ये करते क्या? ये लोग कभी भी सिर्फ काम के हद तक हमको वापर रहे, ये सेकुलर पार्टियों की वजह से। और साहब एक बात बोलूँ मैं, क्या ये इनकी जहनियत भी धीरे धीरे सेकुलर जमातों की भी, ये भी जो है तो इधर हिंदुत्व की तरफ जा रहे और ये भी जो है तो मुसलमानों को नहीं चाहते कि हमारे साथ में है। कल का इनका आप सब माफ़ करना, अब्दुल अजीम, खाजिद सलीम, अमानुल्लाह मोतीवाला भी यहाँ पे लीडर रह चुके हैं। ये साहब उस टाइम के ऊपर जो है तो इतना जो है तो जातिवाद नहीं था, इतना लोगों के क्रिमिनल माइंड नहीं थे और इतना उस टाइम में जो है तो RSS का इतना असर रसूख सियासत में नहीं था। वो सिर्फ अपनी जमात और अपनी ताकत बनाने में लगे हुए थे। आपका मतलब है RSS को रोकने के लिए आपने अपनी इस जमात को शामिल हुए? इस जमात सवाल ही पैदा नहीं होता। हम जब तक कि अपनी खुद की जमात नहीं खड़े करेंगे, अपना लीडर नहीं खड़े करेंगे, सब हमारी सुनवाई नहीं होंगी ना। आज हम जो है तो औरंगाबाद कारपोरेशन को लीजिए आप, हम 26 नगर सेवक थे, 26 नगर सेवक ने एक बेहतरीन मुखालिफत की, वहाँ पे हारे उनका जो है तो, और अपोजिशन का एक बड़ा बेहतरीन रोल वहाँ पे हमने अदा किए और उसके अंदर जो है तो हम कामयाब भी हुए कई मसलों के अंदर। ये हुई बात
जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर इस तरह की जमातें कामयाब हुई है, लेकिन जहाँ पर मुसलमान तादाद में कम है वहाँ पे किस तरह सियासत की जाएगी? कैसा है कि जहाँ पर मुसलमान कम है, अब कई गांव के अंदर मुसलमान भी कम, कई दलित भी कम है। भाई दलित अगर अपने नाम पे सियासत करता है, दलित जो है तो हम दलित है, वो दलित के नाम पे उनकी सियासत कर रहा, उनके लीडरों के पीछे चल रहे, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता। हम मुसलमान, अगर हम मुसलमान लीडर के चलते, हमको तुरंत बोल देते कि भाई वहाँ पे तुम्हारे वहाँ कम लोग हैं, उनको तकलीफ हो जाएगी, तुम शहर में रहते तुम्हारे को फायदा होगा, लेकिन छोटे गाँव भी होगा, तो वो लोग भी करते, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। दलित को हम कोई क्यों नहीं बोलते? सब हमारे शहर की अगर हम बात करें तो आप जैसे सीनियर लीडर है, आप है, पहलवान है, मोहसिन पहलवान साहब है, तकी हसन साहब है, तकरीबन आप लोगों ने साथ में काम शुरू किया था। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई एक लीडर क्यों उभर कर नहीं आया हमारे मराठवाड़ा में? अब हमको आने नहीं दिए ना साहब। मराठवाड़ा में मुस्लिम लीडरशिप को ये कांग्रेस वालों ने आने ही नहीं दिए। अपने यहाँ का ये उठा कर देख लो। अपने दरोड़ा साहब को 15 साल तक हमने चुन कर दिए। 15 साल के अंदर उन्होंने क्या करे? एक बुनियादी काम आप दिखा दीजिएगा मुसलमानों के वार्ड के अंदर 15 साल में कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद उन्होंने कोई एक ऐसा काम करके बता दिए कि भाई ये मैं गिन के दिखा दूंगा कि मैंने ये काम किया। मैं खुद उनके पास गया था एक मरतबा कि भाई आज़ाद चौक से राम मंदिर तक राम बना दो, ये राम का मंदिर है, यहाँ पर बहुत से जो है तो श्रद्धालु जो है तो यहाँ पर महीने में हर साल हिंदुओं का त्योहार हर महीने में रहता, और मतलब यहाँ पे वो लोग आते, अब तो बना दो। तो उन्होंने वहां जाके जटवाड़े के अंदर जैन मंदिर को जो है तो 1 करोड़ का फंड दिए, यहाँ नहीं बनाए। ये रोड मैंने अभी आने के बाद बनाया। एमआईएम के तादाद नगर सेवकों की बढ़ गई, अपोजिशन में आप थे, तो आपने अपने पिछले 5 साल में क्या क्या बताने जैसा आप लोगों ने? मैंने ना, या मेरी पूरी पार्टी ने? हाँ, तो हमारे पास जो है ना साहब, ऐसे ऐसे काम हमने करके बताया कि अपोजिशन का बहुत मजबूत अपोजिशन का रोल अदा किया हमने। 6 दवाखाने औरंगाबाद के अंदर आए थे 1-1 करोड़ रुपए के, तो 6 दवाखाने के अंदर हम 115 नगर सेवक के अंदर एमआईएम के सिर्फ 26 नगर सेवक थे। तो अब हमको बताइए कि हमारा हिस्सा उसमें कितना होना चाहिए? 115 के अंदर हमने जो है तो 3 दवाखाने लिए। अब बताइए, आपके 50% का हिस्सा हमने उसमें लिए हुकूमत की तरफ से। अब इसमें जो है तो एक जमीर खादरी के वार्ड ने बना, एक नासिर के वार्ड ने बना, और एक मेरे वार्ड ने बना। 3 करोड़ के 3 दवाखाने बने। ऐसे जो है तो जमीर के वो इसमें जो है तो गार्डन बने, नासिर के इसमें जो है तो गार्डन बने, कहीं पर हमने स्कूल बनाए। और मेरे वार्ड के अंदर मैंने जो है तो ये रोड जो एक मतलब 25-35 साल से ये रोड नहीं बना था, आज़ाद चौक से राम मंदिर से किराड़पुरे तक, तो ये रोड हमने बनाए जो एमएलए 15 साल में नहीं बना सके। कब्रिस्तान के लिए मैंने जो है तो यहाँ पे जगह 1 एकड़ ज़मीन कारपोरेशन से, कारपोरेशन की तारीख में एक रिकॉर्ड है कि आज तक कब्रिस्तान के लिए कारपोरेशन ने कहीं जगह नहीं दी, किसी कॉरपोरेटर ने, किसी महापौर ने या किसी सदर ने वो नहीं लिया। मैंने वो कराया, और हम 25 नगर सेवक थे। 115 में जो है तो शिवसेना बीजेपी के लोग, उनकी हुकूमत थी, फिर भी मैंने वो मंजूर करवा कर और उसको जो है तो हम आज वहाँ कब्रिस्तान चालू है। अभी ये कोविड के अंदर जितने लोग मरे, ये लोग हमने वहीं पर गाड़े। सर, आखिरी सवाल ये है कि अभी आने वाला जो इलेक्शन है मुस्तकबिल में, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोल रहे हैं आप क्या? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर इंशाल्लाह जो है तो हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। और इसमें कैसा है कि अभी जो तो ये जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी और ये जो इनके एक महागाड़ी बनी थी, ये जो अपने तीनों ने मिला के जो बनाए थे, 3 बच्चे फेल हो गए, उनको जो है तो 25-25 मार्क मिले। तीनों ने 25-25 मिला के 75 करे और वो जो है तो हुकूमत बना ली। और ये डगमगाती हुकूमत थी, ये गिरने ही वाली थी और ये गिर गई। अब ये तीनों मिलके ये महाविकास अघाड़ी लड़ने वाली थी और फिर इनका ख़त्म हो गया। तो महाविकास अघाड़ी में शिवसेना का भी ये ख़त्म होने से शिवसेना भी खड़े होगी, कांग्रेस भी खड़ रहेंगी, राष्ट्रवादी भी खड़ रहेंगी ये मुस्लिम इलाकों में, और हिंदू इलाके के अंदर वो दोनों शिवसेना खड़े रहेंगे और बीजेपी भी खड़े रहेंगी। तब इसमें उनका तो अपन दिखा सकते हैं कि आपके पास क्या मुद्दे हैं? हमारे पास ये मुद्दे हैं साहब कि हम जो है तो हमने विकास करे। जैसा अभी आप भी इसके अंदर जो सीनियर आदमी है, आपको ये मालूम है कि काम करने वाले की कदर होती। मैंने दिखाया आपको कि जो साल 25 साल में नहीं हुए थे, हमारे कारपोरेटर ने, एमआईएम के कारपोरेटर ने 5 साल के अंदर वो करके दिखाए।
5 साल में, जो 25 साल से रुका हुआ काम था कांग्रेस के जमाने का। यहाँ तक कि यही, अभी आपको क्या बताऊं कि ये लोगों ने अपने फंड बेच दिए कांग्रेस के ये कॉरपोरेटरों ने कि भाई अगर अभी ये कमिश्नर हम हट गए, हटने के बाद में कमिश्नर ने हमको बुलाया एमआईएम के कॉरपोरेटर को, भाई आइए तो मीटिंग करना है, मैं हर वार्ड में 1 करोड़ रुपए दे रहा, आपके वार्ड में भी 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, बोले आप जो है तो क्या क्या काम है आप लिखा दो मेरे पास। हमने बोले साहब आज तो नहीं लाए, हम कल सबको आपको हमारे लेटर पेड पे लिख के देते, हमने लिख कर दे दिए उनको। तो वो अब हमको बोला 1 करोड़ का, ये लोगों को भी ऐसे बुलाकर बोलते थे इनके जमाने में कि अब तुमको 1 करोड़ का काम दे रहे, तुमको क्या क्या है बता दो। ये बोलते थे बाजू वाले के, तू ले लिया 1 करोड़, मेरा कमीशन क्या है मेरे को दे दे। तो ऐसा इन्होंने फंड बेच दिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने, एमआईएम के नगर सेवकों ने ऐसा नहीं किए। और हम अपने काम की बुनियाद पर जो है तो वोट मांगेंगे। दूसरी बात है कि ये सुलग तो ये मसाइल जो है अभी जो है उत्तराखंड में सुने होंगे आपने कि वहां पर एक साथ सिविल कोड नाफिज करने की बात कर रहे हैं। अब ये मसाइल भी है, इसके ऊपर भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना। नामांतर का औरंगाबाद का इसके अंदर हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और हमने मुताला भी किया था यहाँ के सीएम से कि भाई ये जो जल्दबाजी में ठाकरे हुकूमत ने जाते जाते डूबते को तिनके का सहारा, ये जो है तो इन्होंने उसको पास कर दिए। इनके पास करे हुए 12 करोड़ का काम जो था, एक 1200 करोड़ का काम था, 400 करोड़ का भुजबल साहब का काम था, ये हुकूमत ने रद्द कर दी। तो मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बोला या भाई जैसा ये बड़े बड़े काम आपने रद्द कर दिए, ये भी जल्दबाजी में उन्हीं कामों के साथ में नामंद का भी संभाजी नगर रखो बोल के औरंगाबाद का नाम खत्म करके, तो इसको भी रद्द करो। फिलहाल वो स्थगित हो गया अभी, वो अब आगे वो कब आता पता नहीं वापस फिर से। यानी आप ओवरऑल आप अपने कामयाब के तरक्की के मुद्दों को लेकर वोट मांगने लोगों तक पहुंचे, तरक्की के मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे और कौम को जो है तो बताएंगे कि भाई हम जब ये हमने 25 लोगों ने ऐसे बड़े बड़े काम करके दिए, तो अगर आप ज्यादा इसमें देंगे तो और इंशाल्लाह औरंगाबाद की तरक्की होंगी और काम करेंगे। फिर हमारा आपने देखे एमएलए साहब तो जब भी बहुत काम किए, हमारे एमपी भी पूरा काम कर रहे। अभी जो है तो जॉब अलर्ट के अंदर कितने बच्चों को नौकरियां लगी, उन लोग का काम कर रहे, हर जगह भी हो रहा। दवाखाना बना 200 काट का एमपी साहब ने, तो एमआईएम के जमाने में छोड़ना। और लोग तो कहते थे कि एमआईएम क्या, ये कांग्रेस के साहब AR अंतोले को यहाँ के लोगों ने गिरा दिए, लेकिन काम की बुनियाद पे क्या 2.5 साल में एमएलए इम्तियाज जलील ने काम किए, तो अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी कि जो असर के टाइम के ऊपर जो है तो एमएलए थे और एक बाद में ईशा की नमाज में जो तो एमपी बन गए। ये तो रिकॉर्ड रहेगा जब औरंगाबाद की तारीख लिखी जाएंगी, क्या औरंगाबाद की तारीख में जो है तो इम्तियाज जलील का नाम सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी आदमी गुजरा था औरंगाबाद की तारीख में कि जो 1 घंटा पहले एमएलए था और 1 घंटे के बाद में एमपी बन गया। तो इन्होंने काम करे, इसकी बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर एमएलए थे, उसको लोगों ने जो है तो एमपी बना दिया। ऐसा हम भी इंशाअल्लाह हमने काम करे, काम की बुनियाद पर हम भी जो है चुनकर आएंगे, डबल से कॉर्पोरेटर बनेंगे। और अगर ताकत दी कौम ने और हमारे लोगों ने, ये हम अच्छे अच्छे लोगों के साथ में लड़ेंगे तो हम वहां पर जो है तो सब हिलाली परचम भी कॉर्पोरेशन पर लहराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगने जाएंगे, जो काम उन्होंने कर रखा है, इतना कॉन्फिडेंस उनके पास मौजूद है। सेकुलर जमात के वो लोग, वो लीडरान जो मराठवाड़ा पर हुकूमत कर चुके हैं या हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो इन सवालों का जवाब जो इन्होंने सवालात किए सेकुलर जमात ने, खुसूसन माइनॉरिटी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है पिछले कई सालों से, और उसकी जो नाराज़गी है वो इनके लहजे में, इनकी बातों में सेकुलर जमात के लोगों को, लीडरों तक पहुंचना चाहिए। क्या वजह है जो सेकुलर जमातें जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो कामयाब नहीं हो पा रही है? सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के तरक्याती काम आप सोच रहे हैं, अल्लाह आपके हाथ से कराए। जी शुक्रिया। तो ये थे जागीरदार साहब जिनके ख्यालात हम आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, आज इस नफरत भरे माहौल में आपका और हमारा एक फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ तक हो सके मोहब्बत बांटिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को उनकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में सुकून हो, चैन हो और एक इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारने का उनको मौका मिले। वरना ये ना हो कि हम तो नहीं होंगे, लेकिन वो लोग ये ना कहे कि हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने हमारे लिए ऐसी ज़मीन छोड़ी है जहाँ नफ़रतों के पौधे हैं, नफ़रतों के झाड़ है और नफ़रतें ही नफ़रतें हैं। उन्हें ठंडी छाँव, अच्छा रास्ता और तरक्की की बुनियाद, जहाँ वो उस रास्ते पर चलकर वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके, ऐसा माहौल हमारा फ़र्ज़ है कि उनको देकर जाना है। उम्मीद करते हैं कि मोहब्बत बांटना आप और हम बांटना शुरू करेंगे।
जहाँ पर भी है मोहब्बत बांटिए। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम।